ओके बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसका नाम है हमारे पास अथॉरिटी पावर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट ये जिसमें हम अथॉरिटी पावर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है बच्चों जिसके आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ आएगा। फिलहाल मैं अथॉरिटी और पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपको मतलब समझाता हूँ। देखो, अथॉरिटी का मतलब होता है जहाँ पे ना आप अपनी पावर किसी और को यूज करने के लिए दे रहे हो, तो आप उसे अथॉरिटी टू यूज द पावर दे रहे हो। तो इसका मतलब पावर हमेशा किसी और के पास होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये मेरा लैपटॉप है और मैं अपना लैपटॉप आप लोगों को यूज करने के लिए दे रहा हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि मेरा लैपटॉप यूज कर लो, तो मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूँ अपने लैपटॉप को यूज करने की। बट आप मेरे लैपटॉप को गलत तरीके से यूज ना करो, मेरा नुकसान ना कर दो। इसीलिए अथॉरिटी के साथ साथ मैं आपको दूंगा रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दी जाएगी बच्चों? रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दी जाएगी? मैं आपसे बोलूंगा कि अगर मेरे लैपटॉप को कुछ हुआ ना, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और लैपटॉप को बहुत ध्यान से आपको यूज करना है। तो जब जब आपको अथॉरिटी देगा मिलती है, जब जब कोई व्यक्ति अपनी पावर का एक हिस्सा आपको यूज करने के लिए देता है, तो वो आपको हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा ताकि आप मिसयूज ना करें अपनी अथॉरिटी का। और यही होता है बच्चों अथॉरिटी। सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी बात हो ही गई है। एंड नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अगर मैंने आपको किसी काम करने की अथॉरिटी दी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आप जो भी काम करोगे तो आप मुझे अकाउंट आप यू आर अकाउंटेबल टूवर्ड्स मी। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही, कि आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा कि सर हमने ऐसे काम किया है, और अगर स्पेशली आपने कुछ गड़बड़ कर दी हो तब तो फॉर श्योर आपको जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है? तो ये सारी बातें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। बहुत छोटा सा चैप्टर है और काम की चीजें इसमें बहुत कम है। जैसे सबसे पहले आते हैं बच्चों हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटी में। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? कहते हैं गिवन टू अ पोजीशन इज लीगल एंड लेजिटिमेट, कि एक पोजीशन पे दी जाती है, लीगल होती है एंड लेजिटिमेट होती है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास कोई पावर है तभी तो मैं उसकी अथॉरिटी आपको दे सकता हूँ। अगर गाड़ी मेरी है, चाबी मेरे पास है, तभी तो कहूंगा लो गाड़ी चला लो मेरी। पर गाड़ी किसी और के, मैं थोड़ी कह सकता हूँ कि गाड़ी चला लो। क्या मैं उसकी गाड़ी की अथॉरिटी आपको दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। नेक्स्ट कहते हैं द अथॉरिटी या फिर राइट। अथॉरिटी का मतलब एक तरीके से राइट ही है। एंजॉयड बाय अ पोजीशन इज नॉट अनलिमिटेड। मतलब आपको कभी भी अनलिमिटेड नहीं मिलेगी। अनलिमिटेड अथॉरिटी उसी के पास होगी जिसके पास पावर है, जिसके पास एक्चुअल राइट है। अगर कोई अपने राइट का हिस्सा तुम्हें दे रहा है तो इट मीन्स कि आपको सिर्फ पार्शियल राइट मिला है। 100% या अनलिमिटेड राइट कभी नहीं मिलता है। अथॉरिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। तो एक बंदा अथॉरिटी देगा जिसे हम सुपीरियर कहते हैं, और एक सबऑर्डिनेट होता है। नेक्स्ट कहता है अथॉरिटी इज यूज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कि भैया मैं टॉप पे बैठा हुआ हूँ, मैं सारे काम तो करूंगा नहीं, इसीलिए अपने से नीचे नीचे वाले बंदों को अथॉरिटी दूंगा। मैंने ए को अथॉरिटी दी, ए ने अपने कुछ काम की बी को दे दी, बी ने सी को, डी को। अब ये सारे के सारे बंदे जिस तरीके से अथॉरिटी गई है उसी तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जाएगी। तो जहां ये अथॉरिटी जा रही है बच्चों, ऐसी तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जाएगी। नाउ D will be accountable to C, C will be accountable to B, and B will be accountable to A, and A will be to the top management. तो इस तरीके से ये सारा तामझाम चलता है। नेक्स्ट कहता है एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। कि आप अथॉरिटी जब देते हो तो उनको एक्शन एंड बिहेवियर, मतलब एक तरीके से सिंपल सी बात है, अगर मुझे ज्यादा पावर मिलेगी, मेरे को ज्यादा अथॉरिटी मिलेगी, तो मैं ज्यादा चौड़े में तो बैठूंगा ना, तो वो हमारे बिहेवियर से पता चल जाता है। नेक्स्ट कहता है इट अथॉरिटी गिव्स राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग। अल्टीमेटली बच्चों पूछा जाए ना अथॉरिटी दी क्यों जाती है? क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर मैंने कहा ए बी सी डी, इनको कोई भी डिसीजन लेना है, तो सोचो डी हर बार जा रहा है टॉप मैनेजमेंट के पास, सी हर बार जा रहा है टॉप मैनेजमेंट के पास, तो टॉप मैनेजमेंट का तो सरदर्द हो जाएगा। इसीलिए वो क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट या क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए बोलते हैं कि भैया इस डिसीजन या फिर 10,000 से कहते हैं डी, 10,000 तक का बात है ना तो तुम देख लो, 1 लाख तक की बात है तो सी के पास चले जाना, 50 लाख तक की बात है तो बी के पास चले जाना, 1 करोड़ तक की बात है तो ए के पास, और उससे भी ज्यादा महंगी बात है तो हमारे पास आना। तो छोटे मोटे डिसीजन सब लोग अपने लेवल पे लेते रहते हैं। तो एक जो मेन एम होता है बच्चों अथॉरिटी को वो करने का, वो होता है प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग। और उसके बाद दूसरी चीज ये है कि जो लोअर लेवल पे ऑपरेशन लेवल पे बैठा हुआ है ना, उसे ऑपरेशन की ज्यादा नॉलेज होगी एज कंपेयर टू जो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट में बंदा बैठा है। एक एग्जांपल देता हूँ। अंबानी जी के इतने सारे बिजनेस है, उसी में से अंबानी जी का एक बिजनेस है जहाँ पे ना वो डिटर्जेंट पाउडर के केमिकल्स बनाते हैं। उनका एक पेट्रोकेमिकल प्लांट है।
तो पेट्रोकेमिकल प्लांट में प्रोसेस किस तरीके से होता है ये अंबानी जी को नहीं पता होगा। तो इसीलिए वहां से रिलेटेड डिसीजन उन्होंने डी को ही दे दिए कि भैया तू ऑपरेशन लेवल का बंदा है, तू खुद संभाल ले इसको। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्टिव थिंग बट इट्स एग्जिस्टेंस ऑलवेज सब्जेक्टिव। तो यही कह रहा है कि बच्चों ये हमेशा इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो सब्जेक्टिव, मतलब पूछा जाएगा आपसे कि आपने अथॉरिटी के साथ किया क्या जब आपको अथॉरिटी दी गई। ठीक है, लाइन एंड स्टाफ है, एक बार रीडिंग कर लेना। नेक्स्ट आता है बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ये हमारे एग्जाम के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। कहता है देयर आर सेवरल बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पावर। अब जैसे कहता है रिवॉर्ड रिवॉर्ड पावर, तो किसी के पास पावर होती है कि वो रिवॉर्ड कर सकता है सामने वाले को। ये नॉर्मली जो टॉप पे लोग बैठे हुए हैं या जो ओनर है वही रिवॉर्ड करते हैं। रिवॉर्ड मतलब अच्छे से काम करो, तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। कोर्सिव पावर, अब ये आपने लॉ में बच्चों कोर्जन पढ़ा हुआ है ना। कोर्जन मतलब जहां पे आप डरा धमका के काम करते हो, तो ऐसी पावर भी होती है जहां पे आप किसी को डराते हैं धमकाते हैं। इसी तरीके से एक्सपर्ट पावर, रेफरेंट, ये फर्जी पावर दे रखी है, इनलेजिटिमेट पावर। तो पहली चीज काम की हमने अथॉरिटी पढ़ ली, उसके फीचर्स। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस में कहता है बच्चों अथॉरिटी इज अ फॉर्मल राइट गिवन टू मैनेजर टू मेक डिसीजंस और टू कमांड। पावर इज पर्सनल एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द अदर्स। इट फ्लोज डाउनवर्ड्स। पावर जो होती है वो कहीं पे भी, लाइक मैं किसी को भी बोल सकता हूँ तू ये कर तू ये कर, लेकिन अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड ही जाती है। हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हायर विल बी द अथॉरिटी। पावर डज नॉट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अथॉरिटी ऑलवेज ऑफिशियल इन नेचर। तो बच्चों पावर को तो आप पढ़ो ही मत, आप सिर्फ और सिर्फ किसको करो, अथॉरिटी को। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेट करना अथॉरिटी को मतलब यही है कि मेरे जो लोअर लेवल के लोग हैं मैं उनको अपने पावर का या जो अथॉरिटी है उसका एक हिस्सा दे देता हूँ। तो कहता है टेक्स प्लेस व्हेन सुपीरियर ग्रांट सम डिस्क्रिशन टू अ सबऑर्डिनेट। ये पॉइंट सारे वही आएंगे जो आपने डेलीगेशन के पॉइंट पढ़े हैं, उससे कुछ अलग नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है कैन नॉट डेलीगेट, ये भी पॉइंट हमने ऊपर पढ़ लिया। कैन नॉट डेलीगेट एंटायर अथॉरिटी। जनरली अथॉरिटी रिगार्डिंग रूटीन डिसीजंस। अथॉरिटी किसकी दी जा रही है, रूटीन डिसीजन, कि भाई डेली डेली जो रूटीन में काम करना है वो बार बार अपने ऊपर वाले लोगों से मत पूछो, उससे खुद कर लो। नाउ एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी विच इज डेलीगेटेड डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर। अब सिंपल सी बात है, हमें लगता है कि बंदा ये ऐसा है जो काम की टेंशन ले लेता है, काम को ठीक से नहीं करता, तो मैं उसे अथॉरिटी भी ज्यादा नहीं दूंगा। नेक्स्ट कहता है डेलीगेशन डज नॉट इम्प्लाई रिडक्शन इन अथॉरिटी ऑफ मैनेजर। मतलब अगर मैंने कहा कि चलो तुम 10,000 तक की परचेज से रिलेटेड डिसीजन लो, इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं वो डिसीजन नहीं ले सकता। मैं उसका सुपीरियर हूं तो मैं डिसीजन ले सकता हूँ, बस मैंने सिर्फ टाइम सेव करने के लिए उसे वो काम दे रखा है। उसके बाद कहता है इट मे बी स्पेसिफिक इन जनरल, मतलब कोई स्पेसिफिक काम भी से रिलेटेड अथॉरिटी दे सकते हो या जनरल काम से भी। नेक्स्ट कहता है डज नॉट मीन एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी क्योंकि अथॉरिटी दे दी, तो दोनों चीज मिलेगी। अब ये इंपॉर्टेंस बता रहा है, तो इंपॉर्टेंस में सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट ऑफ वर्कलोड, क्विक डिसीजंस, यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट इसकी वो होती है। उसके बाद सेटिस्फेक्शन मोटिवेशन, जो सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज का मोरल होता है, क्योंकि भाई अगर आप उनको अथॉरिटी देते तो उन्हें भी लगता है कि भाई हमारे जो टॉप लेवल के लोग हैं उन्हें हम पे भरोसा है, तो वो और एफिशिएंटली काम करते हैं और अच्छे से काम करते हैं। क्लियरली डिफाइनिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट, इससे क्या होती है, क्लैरिटी होती है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम चलता है जो कि ज्यादा एफिशिएंट होता है। सबको पता है कि उनको कितनी अथॉरिटी मिली है, उनको कितना काम करना है। स्पेशलाइज नॉलेज होने लग जाती है। लाइक मैंने जैसे कहा था कि परचेज डिसीजन मैंने परचेज डिपार्टमेंट पे छोड़ दिया, वो टॉप मैनेजमेंट से कुछ पूछ ही नहीं रहा। हो सकता है वो 2-3 डिसीजन गलत भी ले ले, लेकिन गलत डिसीजन के बाद जो एक्सपर्टीज उसके के लेवल पे उसे आएगी ना, उसका ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा होगा। कहता है इट एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। अब देखो बच्चों, टॉप लेवल का जो बंदा होता है वो हमेशा तो ऑर्गेनाइजेशन में होगा नहीं कि हर एक डिसीजन में हेल्प करे। इसीलिए जितने भी लोअर लेवल के लोग हैं आप सबको अथॉरिटी दे देते हो ताकि काम स्मूथली चलता रहे, किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्टेप्स है बच्चों, देख लेना, स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये डेलीगेशन में डिफिकल्टीज बता रहा है क्या क्या होती है। तो क्या क्या डिफिकल्टीज होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें ना अथॉरिटी का एक नशा सा होता है कि भैया हम तो अथॉरिटी नहीं देंगे। मैं चाहता हूँ किसी किसी के ना बच्चों वो होता है कि मैं चाहता हूँ तुम भी आके पूछो, तुम भी आके पूछो, ताकि ना अपने को बहुत गौरवान्वित फील हो, बहुत प्राउड फील हो। तो
इस टाइप के लोग कभी भी अथॉरिटी वो नहीं करते। सम मैनेजर दैट नन कैन फील, और किसी-किसी को लगता है कि जॉब को जिस तरीके से मैं करता हूँ, उस तरीके से कोई और नहीं करता, जो कि एकदम गलत बात है। अ, इसमें ठीक है, ग्रीन लाइट ऑन है। नेक्स्ट कहता है व्हेन मैनेजर्स, खुद मैनेजर अगर इनकॉम्पिटेंट है तो उसे लगता है कि दूसरे बंदे को मेरे बारे में ना पता चल जाए, इसीलिए वो खुद अपनी अथॉरिटी किसी को नहीं देता। इसी तरीके से बच्चों पहली-पहली लाइन इनकी देख लेना, जैसे रिस्क ऑफ रॉन्ग डिसीजन, किसी को लगता है इसको दूँगा तो गलत डिसीजन। अब ये ना बच्चों रिस्क तो होता है कि जो बंदा है हमसे नीचे वो गलत डिसीजन ले ले, लेकिन गलत डिसीजन लेके ही इंसान सीखता है। अगर ज़िंदगी का एक नियम है बच्चों, अगर गलती नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं, और अगर आपने कभी गलती नहीं करी इसका मतलब आपने कभी कुछ सीखा ही नहीं है। तो लाइफ में इनिशिएटिव लो, गलती करो, सीखो, लेकिन एक गलती को बार-बार मत करो। नेक्स्ट कहता है मैनेजर मे नॉट डेलीगेट अथॉरिटी बिकॉज हिज ही फील्स, ये होगा ही फील्स दैट हिज सबऑर्डिनेट्स आर नॉट कैपेबल एंड रिलायबल, ये भी रीजन हो सकता है। और कि सूटेबल डायरेक्शन आप अपने सबऑर्डिनेट्स को अगर नहीं दे सकते तो भी आप अथॉरिटी नहीं दोगे। नेक्स्ट कहता है अगर एडिक्वेट कंट्रोल आपके पास नहीं होंगे तो भी आप नहीं दोगे, मतलब मैंने किसी को अथॉरिटी दे दी और वो मेरी बात नहीं सुन रहा, ठीक है। ऑन पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट, तो सबऑर्डिनेट में कुछ लोग होते हैं जो रिलेक्टेंट या रेजिस्ट करते हैं कि भैया हमें तो कोई काम नहीं चाहिए, क्योंकि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। खुद अनविलिंग होते हैं, हमें नहीं करना, खुद डरते हैं, ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड होते हैं, कुछ अवॉइड करते हैं एडिक्वेट इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भैया कोई फायदा है हमारा, हम काम तो कर देंगे, मेरा फायदा बताओ, इंसेंटिव ही नहीं है। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो अंडरलाइन करा, सिर्फ इतना ही अपने नोट्स में लिखना, बाकी सब काम की चीज़ उतनी नहीं है। अब इफेक्टिव डेलीगेशन कैसे की जाए, ये सारे पॉइंट अपने पढ़े हैं बच्चों। फंक्शनल डेफिनेशन मतलब अथॉरिटी जब भी हो वो फंक्शन के हिसाब से हो, जैसे परचेज डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट में कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट में कर रहा है। डेलीगेशन के बाद बताया जाएगा कि आपसे ये रिजल्ट की उम्मीद की जा रही है। नेक्स्ट, पेयरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेयरिटी का मतलब होता है बराबर से, तो आप अथॉरिटी दे रहे हैं तो बराबर से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे। एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिलेगी ही मिलेगी। यूनिटी ऑफ कमांड कि भैया एक ही बंदे को आपको कमांड देनी है, उसी को ऑर्डर देना है, उसी को अथॉरिटी दी है और उसी को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और वही आपके लिए अकाउंटेबल होगा। वेल डिफाइंड लिमिट्स, ये बहुत जरूरी है कि जिसको अथॉरिटी दे दी उसको उसकी लिमिट्स भी बतानी जरूरी है। नेक्स्ट, अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल। अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल, यहाँ इस प्रिंसिपल का मतलब है बच्चों सिद्धांत, कि आपको ना बताया जाएगा कि डोंट, अपने प्रिंसिपल या सिद्धांत को क्रॉस ना करो। ये आपको ना बाउंड्री दे रखी है, ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही है। आपको बाउंड्री दे रखी है कि इतनी ही अथॉरिटी है, इससे बाहर जाके आप कुछ ना करें। नेक्स्ट आता है बच्चों सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। इसको मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि सारी की सारी अथॉरिटी इस सेंटर में है, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं इधर उधर, लेकिन जिसके पास अथॉरिटी है ना वो अथॉरिटी डेलीगेट ही नहीं कर रहा है। वो कह रहा है भाई तुझे आना है मेरे पास आ, तुझे आना है मेरे पास आ, सबको अपने पास बुला रहा है। सबको कौन डायरेक्शन दे रहा है, वही डायरेक्शन दे रहा है। अब इसके फायदे ये होते हैं बच्चों कि अगर आपके पास नया स्टाफ है जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है या रिलायबल स्टाफ नहीं है, तो आप सारे डिसीजन खुद ही लेते रहो, उन पे भरोसा ना करो। लेकिन इसकी एक गलत चीज भी होती है, या फिर हम इसका लिमिटेशन बोल ले कि आप प्रॉम्प्ट डिसीजन नहीं कर सकते, क्योंकि सारा डिसीजन तो आप ही कर रहे हो, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लोग वहां आराम से बैठ के चिल मार रहे हैं, तो यहाँ ये इसका लिमिटेशन हो जाता है। वहीं डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों, इसने अपनी अथॉरिटी इसको दे दी, इसने अपने नीचे वाले को दे दी, इसने अपने नीचे वाले को दे दी। इससे प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग होता है, लेकिन अगर कोई आड़ा टेढ़ा डिसीजन होता है तो गलत डिसीजन होने के भी रिस्क होते हैं। बट ये इनहेरेंट रिस्क है कि अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन करोगे जो कि बहुत अच्छा है, तो ये इनहेरेंट रिस्क है कि गलत होने के भी चांसेस होंगे। बट कोई डरने वाली बात नहीं है, अगर उसको लगता है कुछ गड़बड़ है तो वो फॉर श्योर अपने ऊपर से पूछेगा, लेकिन हर बात के लिए अपने ऊपर जाने की उसे जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये कुछ एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है। रिलीफ टू द टॉप एग्जीक्यूटिव, वो अपना काम दे देते हैं। मोटिवेशन टू सबऑर्डिनेट्स, उन्हें अच्छा लगता है कि भैया हमें काम दे रहे हैं। क्विक डिसीजन होती है, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन होती है हमारे स्टाफ की। कि ये पॉइंट्स है बच्चों, इसी तरीके से कुछ इनके डिसएडवांटेजेस हैं। सिर्फ आपको ये पढ़ना है और एक ही बार पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा।
ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम क्लियर हो जाएगा। नाउ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिसेंट्रलाइजेशन, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वन टाइम रीड कर लेना। बाकी जिसको करने की ज़रूरत है उनको आप रिटन में नोट्स ज़रूर रखना उसके। नाउ सेंट्रलाइजेशन, सेम जो जैसा डिसेंट्रलाइजेशन किया उसका जस्ट ऑपोजिट सेंट्रलाइजेशन है। ठीक है? और बाकी इसमें कुछ है नहीं। अब आ गया हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। तो कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइन्ड टू ह्यूमन बीइंग्स ओनली, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तो अजीब सी बात कर दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। By virtue of superior position, manager has authority to get required work done to his subordinate. Therefore, he is assigned duties to subordinate who are bound by the service of contract to perform the assigned duties. फर्जी पॉइंट। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को भी जस्ट ऐसे ही रीड कर लेना। ये आ गया बच्चों, यहाँ में ना शायद टेबुलर फॉर्म में हमें दे रखा होगा, नहीं दिया। तो आपने जितना भी कुछ पढ़ा है ना इस चैप्टर में, अगर वो सब छोड़ के सिर्फ आप इस पॉइंट को पढ़ लोगे, आपका अपने आप ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो ऊपर का जस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ के, अथॉरिटी की तो सारी बातें हमने कर ही ली है, एक बार रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को देख लेते हैं। तो कहता है रेस्पॉन्सिबिलिटी इन context of organization the term considered as same as accountability। responsibility का मतलब वही है जो accountability है। द ऑब्लिगेशन टू मेक श्योर, ये ऑब्लिगेट करता है कि जो अथॉरिटी दी है उसका प्रॉपर यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है बच्चों की जो अथॉरिटी दी है उसका यूज ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। अकाउंटेबिलिटी जो होती है ये रिजल्ट से रिलेटेड होती है। रिजल्ट मतलब आपने जो काम आपको दिया था उसका रिजल्ट वैसा आया है या नहीं आया। तो रिजल्ट से रिलेटेड है तो अकाउंटेबिलिटी है, अथॉरिटी के यूज से रिलेटेड है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉर्मली दोनों का एक ही मतलब होता है, दोनों ही केसेस में आप अपने सुपीरियर बंदे को आंसरेबल होते हैं। खत्म ये चैप्टर भी। तो इस चैप्टर में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही था, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी वाला पोर्शन। तो इसके भी नोट्स बना के आप इसे कर लेना, प्लस इसके भी बच्चों ऑब्जेक्टिव जरूर कर लेना।